सिंह से ताकत लेने के लिए हमें पहले भगत सिंह की विचारधारा को जानना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ताकत उसके विचार होते हैं। सबसे बड़ी ताकत है विचारों की ताकत, क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना ताकतवर है, इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति के विचार कैसे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी घटनाओं की बजाय उसके विचारों पर ध्यान दीजिए। उसकी घटनाएं उसकी सच्चाई नहीं बता सकती। घटनाओं से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा जाता है, और वो घटना जब आपको उस व्यक्ति तक पहुंचा देती है तो फिर घटना का महत्व खत्म हो जाता है और महत्व रह जाता है उस व्यक्ति के विचारों का, कि वो क्या सोचता है क्या सोचता नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब अंदर कुछ घटित होता है तभी बाहर कुछ घटित होता है। यदि कुछ अंदर घटित नहीं होता तो बाहर घटित नहीं होता। अगर कोई सोचता है कि मैं कैलकुलेटर बना दूंगा तो कैलकुलेटर बनेगा। कैलकुलेटर जब पहली बार बनाया होगा ब्लेज पास्कल ने, तो फिर क्या किया होगा? सबसे पहले उसने एक विचार आया होगा उसके अंदर, उस विचार की एक प्रक्रिया तैयार की होगी वो अंदर ही अंदर, क्योंकि बाहर तो कुछ था नहीं। कैलकुलेटर से पहले, ब्लेज पास्कल से पहले कैलकुलेटर के बारे में कोई क्या जानता था? कुछ नहीं जानता था। तो पहले उसने पूरी मैकेनिज्म अपने अंदर तैयार की होगी कि किस प्रकार से मुझे क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं इसको बनाने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और मेरी प्रक्रिया क्या होगी, मैं किन विधियों से कार्य करूँगा, मेरी क्या क्या सावधानियाँ रहेंगी और कौन कौन सी कमियाँ हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं, क्या प्लस माइनस हैं। ये सारी चीज़ें उसने पहले सोच ली होंगी कि इस प्रकार से मुझे इसको निर्मित करना है। किसी भी घटना को घटने से पहले वह घटना उस व्यक्ति के अंदर पहले घट जाती है जो बाहर घटने वाली होती है। तो जो घटना बाहर घट रही है वो घटने से भी पहले उसके अंदर घट चुकी है, इसीलिए वो बाहर घटती है। बाहर की घटना का उतना महत्व नहीं होता, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं घटती तो बाहर तो घटती ही नहीं। जितनी घटनाएं बाहर घट रही हैं वो अंदर की घटनाओं का प्रतिबिंब मात्र है। जब तक आप किसी भी प्लानिंग को पूर्ण रूप से अंदर नहीं कर लेते तब तक बाहर कोई घटना घटेगी ही नहीं। आप अगर खाने का मन ना बनाएं तो क्या खाना खुद ही मुंह में चला जाएगा? नहीं जा सकता। बाहर की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो अंदर से पहले से ही तय होती हैं। आप कहेंगे कि जी आदतें तो खुद ही लग जाती हैं, नशा खुद ही हो जाता है। वे आदतें भी प्राकृतिक रूप से तुम्हारे अंदर तुमने पहले बना ली हैं। तुम्हें जब पहली बार शराब पिलाई जाती है तो तुम पूर्ण रूपेण पता होता है तुम्हें, पहली बार तो सभी को पता होता है। उसके बाद में जो होता है वो आदत बाद में बनती है। घटना तो पहले घट गई ना, अब वो बार बार पुनरावृत्ति कर रही है। घटनाओं का पुनरावृत्त होना, रिपीट होना, ये कोई घटना का घटना नहीं है। वो तो आदतें जो होती हैं, जैसे प्रैक्टिस से आप कुछ भी करते हैं तो वो प्रैक्टिस लगातार रूटीन में आने के कारण वो अपने आप होने लगती है। फिर आपको साइकिल एक बार सीखनी पड़ती है, उसके बाद में वो खुद ही चलने लगती है। तो ये सब तो आदतें हैं। आदतें जब पूर्ण रूपेण आपको एब्जॉर्ब करने लगें तो आपके कुछ अंग उसको सोखने लगते हैं स्वयं ही। जब आपको आदत लग जाती है तो किसी भी कार्य, वस्तु या अन्य माहौल में आपको एक कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, एक
सहजता आ जाती है। उस सहजता के लिए ही हम प्रैक्टिस करते हैं। वो सहजता ही तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी अंदर घटना नहीं घटी। अंदर घटी तभी बाहर घटी। बाहर जो घटेगी अब वो तो बस उस कार्य को करने के लिए एक तरीका मात्र होगा। आज इतनी ट्रेनें चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो ट्रेन चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ट्रेन बना दी। नहीं, ट्रेन का जिसने आविष्कार किया था वो ट्रेन यूं ही तो नहीं चल गई थी। जिसके मन में पहली बार ट्रेन चलाने का विचार आया होगा उसने भी तो ये सारी घटना पहले अंदर उसके अंदर घटी होगी ना। दरअसल बाह्य तत्व आंतरिक रूप से प्लान होते हैं, पहले से ही प्लानिंग किए हुए होते हैं। रिचर्ड ट्रेवेथिक ने जब पहली बार अपने भाप इंजन से रेल से छोटे, जो रेल के जो डिब्बे होते हैं आज बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो रेल का डिब्बा बहुत छोटा, रेल के डिब्बे का आधा हिस्सा था जिसे पटरी पर उन्होंने अपने भाप इंजन से खींचा था। तो उस समय पर तो उनके लिए कोई बाहर से तो कोई सूचना आई नहीं थी, क्योंकि रेल का अस्तित्व ही नहीं था, ट्रेन थी ही नहीं। तो उन्होंने, उनके अंदर जो विचार आया वो विचार तो अंदर से ही उठा ना। पहले उनके अंदर जो विचार आया उस वही विचारधारा आगे जाकर ट्रेन के निर्माण में ट्रेन के निर्माण की आधार बनी। वहीं से तो ट्रेन के एक नींव पड़ी विचार की कि ट्रेन भी कोई हो सकती है। 1825 में जब जॉर्ज स्टीफेंसन ने ट्रेन सही रूप से बनाई थी, हालांकि पहली जो ट्रेन थी वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन विचार तो वहीं से आया ना, प्लानिंग तो पहले ही तय हो गई ना। तो जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो पहले अंदर घटती हैं, उसके बाद ही बाहर घटती हैं। यानी पहले विचार आता है और फिर घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए घटनाओं पर जाने की बजाय अगर हमें मजबूत होना है तो विचारों को जानना होगा। और अब हम सबसे पहले भगत सिंह के विचारों को ही जानेंगे कि भगत सिंह अंदर से शक्तिशाली कैसे था। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपकी कमजोरी और आपकी ताकत आपके विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। आप जो अंदर बसाकर बैठे हुए हैं वही आप बाहर से नजर आएंगे। आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने जोश के साथ कोई कार्य करते हैं, आप कितनी हद तक अपने आप पर विश्वास करते हैं, आप किसी भी चीज को कितने विश्वास से देखते हैं, ये आपके अंदर की बात है। आपके अंदर कितना डर है, कितनी कमजोरियां हैं, ये सब आपके विचारों से ही पता लगती हैं। और आपके विचारों का निर्माण कहाँ से होता है, ये बात समझने की जरूरत बाद में होगी, क्योंकि पहले विचार बनने की प्रक्रिया समझ लेते हैं। हमारे विचारों में ताकत होनी चाहिए। जब तक विचारों में ताकत नहीं है तब तक मनुष्य कमजोर रहेगा। जिम जाने से बॉडी बढ़ सकती है, विचार का बल नहीं। विचार का बल तो तब बढ़ता है जब मनुष्य अपनी मौत को किनारे कर देता है, अपने डर को किनारे कर देता है, अपने अंदर के सभी कमजोरियों के दानों को भून देता है। क्योंकि अगर कमजोरियों के दाने भून जाते हैं तो उगते नहीं हैं। कोई भी बीज अगर भूनकर उगाए खेत में डाल दिया जाए तो उगेगा नहीं। जब हमारी कमजोरियां भून जाएंगी, पूरी तरह से टूट जाएंगी, तो फिर कभी भी हम कमजोर नहीं कहला सकते। हमने अपने विचारों को लिया कहां से है? ऐसी जगहों से जहां पर कमजोरों का निवास है। तुम देखते नहीं हो क्या, जो इंसान खुद कमजोर है वो जो छोटी छोटी चीजों से लिपटा हुआ है, वो जो हर समय केवल इस चिंतन में रहता है कि किसी भी प्रकार से मुझे किसी भी प्रकार से कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि सारे जीवन में बैठा रहूं, कुछ ना करूं। एक बार ऐसा स्रोत मिल जाए
जहाँ पर पढ़ कर के मैं ना तो अपना ज्ञान बढ़ाऊं और ना ही अपने आप को बदलूं। जैसा हूं वैसे ही पड़ा रहूं, कुछ भी जानूं नहीं, जिंदगी को समझूं नहीं, लाइफ को जैसी चल रही है वैसे खुद ही चलने दूं। अपने अनुसार लाइफ ना चलाऊं, लाइफ खुद ही चलेगी, प्रकृति चला लेगी अपने आप। प्रकृति के अधीन जीवन जीऊं, गुलाम बनकर जीवन जीऊं, गैरों का गुलाम रहूं, औरों के अनुसार चलूं, अपने अनुसार नहीं चलूं। ऐसे लोग जो इतने कमजोर हो चुके हैं, जिन्हें जीवन के किसी भी मुद्दे का ठीक तरह से ये ही नहीं पता कि किस प्रकार से ये शुरू होती है, किस प्रकार से खत्म होती है, किस प्रकार से हमारा निर्माण हुआ है, किन्होंने हमारे विचारों को निर्मित किया है। वो लोग तो विचार निर्मित कर रहे हैं जिन्हें अपनी आदतों पर भी कंट्रोल नहीं, जिन्हें अपनी भाषा पर भी कंट्रोल नहीं, जिन्हें छोटी छोटी मुसीबतें भी कमजोर कर देती हैं, जो थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ने पर दब जाते हैं, जिन्हें ये होश ही नहीं है कि हम अपने अनुसार जी रहे हैं या गैरों के अनुसार जी रहे हैं। ऐसे लोग अगर आपके आसपास माहौल में हैं, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उनका असर आप पर रहता है और उस असर से ही आपका निर्माण होता है फिर। क्योंकि आप विचार ले लेते हैं कोई भी कहीं से, आपके अंदर नेग्लेक्सेशन की पावर नहीं है, आप नेग्लेक्ट करना नहीं जानते। आपको जो दिखाया जाता है उसके देखकर सोख लेते हैं और वो सोखना आपको दूसरों के अनुसार बना लेता है। यानी कि आप वो ही बन जाते हैं जो आप कहीं से भी कुछ भी सीख गए हैं। जो कहीं से भी यूं ही आ गया है उसको मत लो, वो हमारा नहीं है और हमारे लायक नहीं है। इसलिए विचारों को ठीक तरह से जानने के लिए पहले विचारों के निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। विचार बनता कैसा है, विचार हमारे अंदर कैसे बन रहे हैं। कोई भी जो हमें विचार दे रहा है, उस विचार को लेने से पहले ये तो समझ लो कि इस विचार को मेरे जीवन में मैं सम्मिलित करूं कि नहीं। ये विचार मुझे शक्तिशाली बनाएगा या कमजोर बनाएगा। ये विचार क्षणिक है या परमानेंट है, स्थायी है या फिर यूं ही एक समय एक सपना दिखाकर चला जाने वाला विचार है। सपनों में नहीं, प्रमाद में नहीं, अप्रमादी बनने के लिए स्थिरता आवश्यक होती है। इसलिए उस स्थिरता को पाने वाले विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। स्थिरता लंबे प्रयासों और मजबूत विचारी नींव पर टिकी हुई है। उसको इधर उधर से मत बना, क्योंकि कोई भी ईंट लाकर हल्की पत्थरी मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से नींव नहीं बनेगी। छोटी कमजोरी से नींव नहीं बनानी है। अगर नींव कमजोरी से बनाई तो पूरा कमजोर आधार के बिना पूरा का पूरा महल भी नष्ट हो जाएगा आपका, जो विचारों का आपका बना हुआ है। आप जो इस समय बैठे हुए हैं, आप अपने विचारों की प्रतिमूर्ति हैं। आप नहीं, आपके विचार ही आप हैं। विचारों से आप बने हैं। इसलिए विचारों को बदल लेने से ही हम ये समझ सकते हैं कि हम जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं और किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। इसलिए अब हम सबसे पहले जिस व्यक्ति को जान रहे हैं, भगत सिंह, उसकी विचारधारा को जानने का प्रयास करेंगे। घटनाएं तो जो घटी हैं वो बाद में एक्शन में कन्वर्ट होती हैं, उनको तो देख ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि जो भगत सिंह की विचारधारा है उसको समझें। एक बार लाला लाजपत राय जी ने भगत सिंह को अपने पास बुलाया था। उनको ऐसा शक था कि कहीं भगत सिंह आतंकी ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो तूफान उठ रहा है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, वो कहीं उसको कुछ गलत कार्य करने पर विवश ना कर दे। प्यार करते थे भगत सिंह से बहुत ज्यादा। उनके पिता
भगत सिंह के जो पिता थे किशन सिंह, उनके मित्र भी थे वो लाला लाजपत राय जी, उन्हीं की उम्र के थे। भगत सिंह जब छोटे थे तो उनके घर वो आया करते थे, उनको जानते थे वो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लाला लाजपत राय ऐसा समझ रहे थे कि इस व्यक्ति के अंदर कोई क्रोध के कारण कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिससे इसका जीवन नष्ट हो जाए या कोई और इसके ऊपर आफत आ जाए, किसी गलत चक्रव्यूह में ब्रिटिश हुकूमत इसे फंसा ना ले, ब्रिटिश सरकार की चालों का शिकार ना हो जाए। तो समझाने के लिए उन्होंने अपने पास बुलाया था एक बार भगत सिंह को। तो भगत सिंह ने कहा था कि गोली, बम और तलवारों से कभी भी कोई क्रांति लाई नहीं जा सकती। क्रांति तो विचारों की शान से आती है। लाला जी ने कहा था कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। तब भगत सिंह ने कहा था कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका जो असर पूरे भारत में हुआ वो बहुत ही बड़ा असर था, लेकिन जब वापस ले लिया गया आंदोलन तो फिर युवाओं में एक जो उनकी शक्ति बनी थी वो कमजोर होने लगी है। इसलिए अगर उस रास्ते पर चलकर हम अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं अब तो हमें अब ऐसी ताकतें तो बढ़ानी होंगी ना, हमें युवाओं को कमजोर थोड़ी ही रहने देना है। भगत सिंह ने कहा था कि हम किसी से आजादी मांगेंगे नहीं, हम आजादी छीनेंगे, क्योंकि आजादी अधिकार है हमारा। लाला जी से उन्होंने ये भी कहा था कि वास्तव में हम कोई जो युद्ध कर रहे हैं उसमें हमारी ये व्यवस्था है कि हमें किसी के ऊपर गोली चलानी पड़ रही है, किसी पर तलवार उठानी पड़ रही है, किसी से युद्ध करना पड़ रहा है, तो ये सब तो हमारी मजबूरी है। हम बम फेंकना नहीं चाहते, लेकिन और फिर हम जानते हैं कि जो बड़े काम होते हैं वो विचारों से होते हैं, ना कि इन झगड़े फसादों से। परंतु इस समय पर जो हमारा कर्तव्य है उसे तो हमें करना ही पड़ेगा। तो लाला जी ने उन्हें इसलिए भी बुलाया था कि साइमन कमीशन जो भारत आ रहा था उसका विरोध भी करना था। तो विरोध के लिए उन्होंने भगत सिंह को पहले ही कह दिया था कि देखो, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि वहाँ पर कोई दंगा फसाद हो जाए। आपको केवल उनका विरोध करना है और उन पर कोई अटैक वटैक नहीं करना है, और आप इसमें शामिल हो जाइए। इसलिए भी बुलाया था और समझाने के लिए भी बुलाया था। तो आप यहाँ पर इस जवाब से आप जान सकते हैं कि विचार के बारे में भी भगत सिंह क्या सोचते हैं। विचारधारा आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति को जानना है तो विचारधारा को जानिए। भगत सिंह को जानने के लिए आप सबसे पहले तो ये सोच सकते हैं कि जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उस समय पर वो जिस क्रांतिकारी को पढ़ रहे थे वो शायद लेनिन को पढ़ रहे थे उस समय। तो एक क्रांतिकारी को जब वो पढ़ रहे थे तो जब उनको जो ऑर्डर आया कि आपको फांसी है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ 2-3 पन्ने बचे हुए हैं, अभी आप देख नहीं रहे कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो आप पहले ये 2 पन्ने खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। आप ऐसा ना समझिएगा कि भगत सिंह केवल अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, ऐसा नहीं है। वो एक जिस समाज की कल्पना कर रहे थे वो समाज केवल अंग्रेजों को भगाने तक ही सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ जो समानता आए भारत में, वो समानता हर किसी के लिए हो, कुछ ही व्यक्तियों के लिए ना हो। अभी जो आजादी मिली है 1947 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत जो हमें आजादी मिली है वो केवल कुछ ही लोगों की आजादी है। और भगत सिंह इस बात को पहले से जानते थे, क्योंकि वो खुले विचारों के व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा संकीर्ण नहीं थी कि बस अटैक किए जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चला जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं थे भगत सिंह। भगत सिंह
यह चाहते थे कि कोई भी जो निचले से निचला वर्ग है, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग, हर कोई अपनी अपनी आजादी को स्वीकार करे। हर किसी के पास आजादी हो, हर तरह की आजादी हो, हर हर तरह से हम आजाद हो जाने चाहिए। केवल कुछ लोग ही आजाद ना हो जाएं। भगत सिंह की विचारधारा में अब हम प्रवेश करने वाले हैं। उसके जीवन को देखिए। जब पूंजीपति वर्ग पूरी तरह से अधीन रखेगा गरीबों को, छोटी जाति वालों को, जब तक भेद रहेगा तब तक समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता? कितनी प्रकार की होती है स्वतंत्रता? कोई एक प्रकार की स्वतंत्रता तो होती नहीं है। देखिए B.R. अम्बेडकर को देखिए, उन्हें अंग्रेजों को भगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चाहते हैं कि पहले हम भारतीयों से ही बचे रहें, वही काफी। उस बंदे को कितना गलत समझा जाता है। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज यहाँ से जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन पर ऐसे आक्षेप लगाना मूर्खों जैसी बातें करना है। भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि अगर अंग्रेज अभी चले गए और हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया तो हम वंचित ही रह जाएंगे। हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने हमें उपनिवेशी बना के रखा, लेकिन सच इतना ही नहीं है। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से पहले इस देश में गुलामी नहीं थी? गुलामी थी। गुलामी थी जाति भेद के नाम पे। कितने ही लोग हैं जिन्हें इंसानों की बात तो दूर, उन्हें जानवरों से तो हम अच्छा सलूक कर लेते हैं, लेकिन इंसानों से अच्छा सलूक नहीं करते हम। इंसानों से इतने बुरे बुरे सलूक किए जाते हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप सुनोगे ऐसी बातें। तो आप के ऊपर गुजरी नहीं, आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते। अंग्रेजों का यहाँ आना वरदान भी तो है उन लोगों के लिए। मैं तो इस समय कोई भी हो, प्रकृति, मैंने पहले ही कहा था, कल भी बात हुई थी इस पर, कि प्रकृति उस चीज को नष्ट कर देती है जो किसी काम की नहीं रहती। अंग्रेजों का यहाँ आना होना ही था, होता ही, और होना, जो भी घटना घट रही है उसका होना कभी गलत नहीं है। हमारी जिंदगी है, जीवन है, उसको तो हमें जीना ही है। वो तो सबसे बड़ा काम है हमारा, उसे तो हम हर युग में करेंगे। लेकिन ये आवश्यक बात जरूर है कि जो टाइमिंग है, जो प्राकृतिक रूप से तय है, उसको कभी गलत मत समझना। कोई मर जाता है तो उसको गलत मत समझो, क्योंकि हर किसी की मृत्यु जरूरी है। वरना अगर आपसे कह दिया जाए, आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं जीवित रहूं, तुम्हें अगर ऐसा वरदान मिल जाए कि तुम जीवित रहो तो तुम मौत मांगते फिरोगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मौत का द्वार है ये जीवन खुद है। लेकिन इसमें सुकून भी है। यहाँ जो हमारा जीवन है इसमें इतनी शांति है कि ये कहीं और नहीं मिल सकती, और इसमें इतना नर्क और मृत्यु का डर और इतनी जो रोज मौतें हम मरते हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। यहाँ पर जीने वालों की और मरने वालों की कोई कमी नहीं है। जीने वाले लोग जी रहे हैं, भगत सिंह मर के भी जी रहे हैं, मरने के बाद ही जीना शुरू होता है। आप मरने से पहले जी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक शरीर ना मरे तब तक मरना क्या? मरना शरीर का होता ही नहीं है, शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऊर्जा का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है ना विनाश होता है। उसको बस एक वस्तु से, एक यंत्र से दूसरी प्रकार के यंत्र में, दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप क्या समझते हैं आपकी मृत्यु होती है?
मौत नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ए एनर्जी, एंड ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। आप रहेंगे, आपको हटा नहीं सकता कोई, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये अंतर होता है। इस पर गहराई से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं विचारधारा भगत सिंह की कहां से शुरू होती है। भगत सिंह ने, जैसा कि मैंने कहा, B.R. अम्बेडकर की जो बात बताई, स्वतंत्रताएं, विभिन्नताएं, विविधताएं, और ये बटाव, जो बंटवारा, डिवाइडेशन का जो तरीका है, वो कहाँ नहीं है। डिवाइडेशन है तभी तो स्वतंत्रता चाहिए, डिवाइडेशन है तभी तो अंग्रेज हुकूमत आ गई। तुम बटे हुए हो, इसलिए अंग्रेज तुम्हें बांट सके। तुम अंग्रेजों के पहले भी बटे हुए थे, तुम अंग्रेजों के जाने के बाद भी बटे हुए हो और बटे ही रहोगे। और प्रकृति अद्वैत के नियम का भी पालन करती है और द्वैत के नियम का भी पालन करती है। द्वैत बिना अद्वैत के स्वरूप को मूर्ख महसूस करते होंगे, और अद्वैत के स्वरूप को द्वैत के बिना महसूस नहीं किया जा सकता, और द्वैत के स्वरूप को अद्वैत के बिना महसूस नहीं किया जा सकता। अद्वैतता और द्वैतता समरूप है, उनका केवल फॉर्म अलग है। जैसे समरूप आकृतियां होती हैं, उनका फॉर्म दिखने में एक जैसा होता है, परंतु आकार में अंतर होता है। वैसे ही दिखने वाली जो चीजें हैं, समरूपता है। द्वैत अद्वैत अलग नहीं, क्योंकि कौन सा अद्वैत, कौन सा ऐसा द्वैत है जिसके बिना द्वैत समझा जा सके, और कौन सा ऐसा द्वैत है जिसके बिना द्वैत समझा जा सके। द्वैत और अद्वैत एक दूसरे के पूरक हैं। हमने अद्वैत को देखा ही नहीं द्वैत के बिना, और द्वैत को जोड़ नहीं सकते अद्वैत के बिना। अद्वैत और द्वैत एक ही होते हैं। इसकी भी बात हम बाद में करेंगे गहराई के साथ, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि भगत सिंह ने जो ये बात बताई थी, ये उनकी विचारधारा जो निकली है, वो निकली है उनकी कार्ल मार्क्स से। उन्होंने कार्ल मार्क्स को बहुत पढ़ा था, बहुत जाना था। कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट भी रहे हैं, उनका योगदान कई जगहों पर है। उन्होंने फिलोसॉफिकल क्षेत्र में भी बहुत से काम किए, उन्होंने सोशियोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत से काम किए। कार्ल मार्क्स का जो सोशल रूप से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। सोशियोलॉजी के क्षेत्र में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। दरअसल क्लासिकल थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल सोशियोलॉजी। इट्स सो इम्पोर्टेंट। इसमें उन्होंने कहा है कि विश्व के इतिहास में अब तक जितना भी विकास हुआ है, और जितनी भी जो अब तक का इतिहास रहा है, उसमें एक ही बात कॉमन रही है, वो है ये वर्ग संघर्ष, वर्गों में संघर्ष। हमेशा से वर्गों में संघर्ष रहा है। वर्गों में संघर्ष का मतलब है कि दो वर्ग, यानी कि बंटवारा। अभी मैंने बताया कि जहां डिवाइडेशन है, वहीं पर डिवाइडेशन का विस्तार होता है। किसी भी चीज को प्रकृति विस्तृत करती जाती है, और जो चीज सिमटने वाली है उसे सिकोड़ कर नष्ट करती जाती है। ये प्रकृति का नियम है। ठीक उसी प्रकार से इतिहास में जो विस्तार हुआ है, जो वृद्धि हुई है, वो कुछ चीजों को नष्ट करके और कुछ चीजों को बना करके, यानी कि कुछ चीजों का विकास और कुछ चीजों का विनाश। विकास और विनाश की प्रक्रिया के तहत ही प्रकृति चलती है। तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि हर युग में, हर समय में, हर इतिहास की हर धारा में एक संघर्ष रहा है।
संघर्ष रहा है कि हिरण को रोज बचने की तलाश करनी है शेर से कि वो उसका शिकार ना कर दे, और शेर को कोशिश करनी है कि हिरण बच ना जाए मेरे पंजों में चपेट में आने से। उसको अपनी भूख खत्म करनी है और उसको अपने आप को बचाना है। तो ये संघर्ष हमेशा से चलता आया है प्रकृति में, और प्रकृति में एक है शोषक वर्ग और एक है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, एक वर्ग को कहते हैं एक्सप्लोटी एंड एक वर्ग को कहते हैं एक्सप्लोटर। एक्सप्लोटर वो होता है जो शोषण करता है, यानी शोषक वर्ग, एक्सप्लोटर क्लास है। और जिनका शोषण होता है वो शोषित वर्ग होता है, उसे एक्सप्लोटी क्लास कहते हैं। इस एक्सप्लोटर और एक्सप्लोटी और एक्सप्लोटर के बीच में जो स्ट्रगल चलता है, जो संघर्ष चलता है, ये संघर्ष ही आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के समाजों के निर्माण का कारण बनता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें विभिन्न कम्युनिटीज किस प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं, किस दूसरे पर डिपेंड रह के अपने आप को आगे बढ़ाने और विभिन्न प्राकृतिक रूप से चलने वाली